Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your mentor Yogita Dhami. So finals are here. Are you fully prepared? Still having some doubt? Don't worry, here I am with the last minute revision for class 7th with 20 most important science questions which I have taken from these 6 chapters. Must be your final term syllabus, isn't it? बेटा यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं वो है एमसीक्यू फॉर्म में, बट दीज क्वेश्चंस यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन डेफिनेटली इन वन और अदर फॉर्म. ठीक है, सो लेट्स टेस्ट योर नॉलेज स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. वी नो दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. यस, इसके बेस पे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपने पढ़े हुए हैं, है ना. सो एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इवन देन हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ. व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? बेटा सन एनर्जी अर्थ तक कैसे पहुंचती है? बाय विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. कैसे पहुंचती है? रेडिएशन से. और रेडिएशन के लिए पार्टिकल की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना. सो एयर का यहाँ पे कोई रोल है नहीं. देखो ऑप्शन पढ़ते हैं. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सो नथिंग कैन स्टॉप इट्स हीट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है. सो नो, हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ थ्रू रेडिएशन. यस, दिस इज द ट्रू. दिस इज द आंसर. सेकेंड वन, बाकी पढ़ लो. हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द एयर पार्टिकल्स एंड देन रीचेज द अर्थ ड्यू टू कन्वेक्शन. बेटा देखो, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द एयर पार्टिकल, वहां से कन्वेक्शन स्टार्ट भी होता है, लेकिन ये तब होता है जब हीट एनर्जी ऑलरेडी अर्थ तक पहुंच चुकी होती है, राइट. सो दिस अगेन नॉट द आंसर. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज एयर इज अ गुड कंडक्टर. नो, सेकेंड वन इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपेंस टू हीट इन द सराउंडिंग? ओके, जो हमारे सराउंडिंग में हीट है उसके साथ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, हीट गेट्स फिनिश्ड एंड इज अगेन रिप्लेस्ड बाय द सन. बेटा हीट एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना. एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. अब सीनियर क्लास से पढ़ोगे, लेकिन फिनिश तो नहीं होती. सो नो, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट इन ऑल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. इज इट ट्रू? फटाफट सोचो, इज इट ट्रू और नॉट? बेटा कंडक्शन में एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर हमने स्केल के एक कॉर्नर पे कैंडल को जलाया था. सो हॉटर एंड टू कोल्डर एंड हीट ट्रांसफर हो रहा था, कंडक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है? हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप. तो जहां पर हॉट सराउंडिंग है वहां से वो ऊपर जाती है क्योंकि ऊपर ठंडा है. सो हॉट टू कोल्ड. रेडिएशन में क्या होता है? जहां पर भी सोर्स है हीट का वहां से एनर्जी आती है जहां पर ठंडा रीजन है वहां तक, राइट. जैसे सन से अर्थ तक. सो अगेन ट्रू. सो यस, so heat energy always flow from hotter object to the colder object in all modes of heat transfer. Correct. Heat always flow from colder object to hotter object only in conduction. No, ये only लिख दिया ना. Only in conduction and radiation. Convection में भी होता है. Solid substance always reduces the heat flow. Again no. Solid substance जरूरी थोड़ी है, metal होगा तो फिर तो heat flow ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना. So this is the answer. Next, question number 3. Which of the following correctly explains the phenomenon of sea breeze and land breeze? बेटा मैंडेटरी क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में पक्का आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, और इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है. डायग्राम में प्रॉपर सजाना नहीं है, यू शुड नो द फ्लो ऑफ द एयर. एयर फ्लो कैसे बनाना है एरो की हेल्प से, ये पता होना चाहिए. ठीक है, देखो चलो. सो पढ़ते हैं यहाँ पर डे टाइम. डे टाइम में क्या होता है भाई? डे टाइम में सन होता है, सन से हीट एनर्जी आती है. तो पहले गर्म कौन होता है? बस यही आपको याद रखना है, उसके आगे कहानी बहुत ईजी है. पहले इफेक्ट किस पे होता है टेम्परेचर का? लैंड पे, राइट. सो डे टाइम है, सो लैंड जल्दी गर्म होगा. लैंड जल्दी गर्म होगा तो हॉट एयर अबव लैंड राइजेस. ट्रू. सो कूलर एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड. अगर हॉट एयर ऊपर चली गई तो वहां वैक्यूम बन जाएगा. वैक्यूम नहीं, लो डिप्रेशन एरिया बन जाएगा, और फिर वहां पर सी से ठंडी हवा जाएगी. करेक्ट है. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. नो, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. दिन के टाइम पे तो सी ब्रीज चलती है ना. तो ये वाला हो गया गड़बड़. अगेन पढ़ते हैं. डे टाइम हॉट एयर अबव सी राइजेस. करेक्ट. कूल एयर, हॉट एयर अबव सी. नो 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 बेटा, डे टाइम में तो हॉट एयर अबव लैंड होगा ना, लैंड जल्दी गर्म हो रहा है. सो ये फिर गलत हो गया. नेक्स्ट, नाइट टाइम. अब नाइट टाइम में क्या होगा? अभी सन नहीं है, राइट. तो ठंडा पहले कौन होगा? अगेन लैंड ही होगा, राइट. सो नाइट टाइम हॉट एयर अबव सी राइजेस. ट्रू, क्योंकि लैंड तो ठंडा है, अभी हॉट कौन रह गया है? सी. तो हॉट एयर अबव सी राइजेस फ्लो टुवर्ड्स द लैंड ड्यू टू कन्वेक्शन. यस बेटा, रात के टाइम पे जो गर्म हवा होती है सी की, वो लैंड की तरफ जाती है ना. सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. ट्रू, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट देख लेते हैं. नाइट टाइम वार्म एयर अबव लैंड. रॉन्ग. वार्म एयर, वार्म तो सी होगा नाइट में, है ना. सो ये है आपका आंसर. ठीक है, पढ़ लेना इसको ध्यान से अच्छे से. एंड इट विल कम इन 3 मार्कर, 2 मार्कर और लॉन्ग 5 मार्कर. ठीक है, ऐसे एमसीक्यू में आने के चांसेस कम है, लेकिन मैं लिया है सो दैट यू कैन रिकॉल द कंसेप्ट. नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, hollow bricks used for construction of houses in the mountain region. हाँ करेक्ट है बेटा, hollow bricks का यूज होता है माउंटेन रीजन में. वाई? बिकॉज hollow bricks के अंदर होगा क्या? एयर. एयर इज अ पुअर कंडक्टर, तो वहां पर हीट इंसुलेशन के लिए इसका यूज होता है. ट्रू है. वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स, अगेन ट्रू. हम मोर लेयर्स को पहनते हैं, है ना, सिर्फ सिंपल एक लेयर में नहीं रहते. वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, उसके अलावा फिर लेयरिंग भी करते हैं, 2-3 लेयर पहनते हैं. क्यों? अगेन air is trapped between the layers, right? Heat insulation. Rising of hot air balloon, ये भी तो ट्रू है. हॉट एयर बलून हमेशा ऊपर जाता है, ये भी ट्रू है. यूजिंग वुडन हैंडल्स इन द यूटेंसिल्स, ये भी ट्रू है. यूजिंग वुडन हैंडल्स इन द यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं. वाई? बिकॉज वुड इज अन इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर, तो हम उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं यूटेंसिल्स को. तो इसमें गलत क्या है? फाइंड द ऑड वन आउट. अच्छा, टेल मी द आंसर. क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. बेटा यहां पर इस वाले में एयर, सेकेंड वाले में भी एयर, बट कंडक्शन की बात हो रही है. एयर इज अ पुअर कंडक्टर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर हेयर, राइट? हॉट एयर और द राइजिंग ऑफ हॉट एयर बलून इज बेस्ड ऑन कन्वेक्शन. यहां पे कन्वेक्शन है. यूजिंग वुडन हैंडल इन यूटेंसिल इज अगेन कंडक्शन. सो दीज 3 फेनोमेनन वी स्टडीड अंडर द कंडक्शन हेडिंग, है ना. तो यहाँ पे कंडक्शन को हम पढ़ा रहे हैं, यहां पर हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं. सो दिस वन इज ऑड वन आउट. ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पता होना चाहिए दैट किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम फ्रॉम द सिंपल पेंडुलम. ओके, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, राइट. तो सिंपल पेंडुलम अगेन मैंडेटरी क्वेश्चन पक्का आना यहां से. ठीक है, पेंडुलम का डायग्राम बनाना, उसके बाद उसमें ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, ये सब पता होना चाहिए. ऑन विच फैक्टर्स दिस पेंडुलम ऑसिलेशन डिपेंड्स, ये भी. ठीक है, देखो. सो डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब मैं पढ़ रही हूं, मेरे से पहले आंसर करके बताओ. देखो पूरा क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना. पॉज दिस वीडियो, फटाफट आंसर पहले बताओ उसका. देखो, वन ऑसिलेशन इज द मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन ए टू एक्सट्रीम पोजिशन बी. One oscillation is the motion of bob from A to B. Is it true? Is it true? No. Oscillation मतलब one complete round A to B, but again B to A. जब वापस वो A पे पहुंच जाएगा, then it is one oscillation. तो ये तो हाफ की बात हो रही है यहाँ पर. So no. Next, the time period is the time taken by the pendulum to complete one oscillation. Yes, right? Time period क्या होता है? वन ऑसिलेशन कितने देर में हो रहा है, दैट इज टाइम पीरियड. नेक्स्ट, ये ट्रू है. द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब. नाउ दिस इज ट्रू और नॉट. बेटा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? मास पे तो बिल्कुल नहीं करता, राइट. सो द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब. ये गलत है. लेकिन डिपेंड किस पे करता है फिर? किस पे करता है? द पेंडुलम, दिस टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द थ्रेड and gravity. These are the 2 factors on which this time period depends. Correct? किस पे नहीं करता? मास पे और कितना लंबा आप स्विंग ले रहे हो उस पे. ठीक है, ये पता होना चाहिए. चलो 4th पढ़ लेते हैं. The time period of the simple pendulum may vary at different places on earth due to change in gravity. Yes, बेटा अर्थ में ग्रेविटी सब जगह सेम नहीं होती है ना. पोल्स आर थोड़ा सा फ्लैट, राइट. सो वो कोर के थोड़ा सा पास है, तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू द इक्वेटर. सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ट्रू. अब बताओ सेकेंड एंड फोर्थ कहां पर है? सेकेंड एंड फोर्थ, सी. दिस वन इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सो दिस इज द आंसर. क्लियर? चलो मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 6. स्टडी द डेटा केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके बेटा, डेटा वाला क्वेश्चन अगेन अ मैंडेटरी क्वेश्चन, या तो 3 मार्क में या तो 5 मार्क में, राइट. इस टाइप का डेटा दे देंगे, उसमें आपको फिर अलग अलग या तो 5 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. देखो, सो रीड दिस डेटा केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. द डेटा शोज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ट्रेन. ये ट्रेन के कुछ डेटा दिए हुए हैं, फटाफट से देखते हैं कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है. पहले क्या करना पड़ेगा? पहले टाइम इंटरवल को देखो, उसके बाद देखो कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है. ठीक है, टाइम इंटरवल 10, देन 10, 10, 20, 10, 30. सो 10 मिनट्स का गैप आ रहा है, राइट. सो एवरी 10 मिनट्स गैप इज देयर, राइट. तो टाइम इंटरवल तो इक्वल हो गया. अब आ जाओ डिस्टेंस पे. पोजीशन पहले था 10 o'clock पे 0, फिर 10 मिनट में 20 किलोमीटर, राइट.
फिर नेक्स्ट 10 मिनट में हुआ 15 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में हुआ 15 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में हो गया 15, 50 to 70, 25 किलोमीटर हो गया ये तो। हाँ ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। वाई? ये क्वेश्चन वाई में भी आता है, 2 मार्कर का आ सकता है, ठीक है। वाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? बिकॉज द ट्रेन इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, करेक्ट। सो द डेटा शोज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ट्रेन, ट्रू। नेक्स्ट, द ट्रेन वॉज इन यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम 10:10 to 10:40, 10:10 से 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, देन 40, 25 किलोमीटर। नो बेटा, यहाँ पे 25 किलोमीटर आ गया ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, चेंज तो हो गया। सो दिस इज रॉन्ग। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 33.3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 120 किलोमीटर। टाइम टेकन 10 to 11, 1 आवर हो गया, तो 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो सीधे स्पीड निकल गई हमारी, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में है। सो कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे? 120 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। सो 1000 अपॉन 3600। अब तक तो पता होना चाहिए ये कैसे कन्वर्जन होता है ना। सो किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 16 to 60 करते हैं। सो 3600 सेकेंड। बेटा क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने तरीका बताया था, कभी भी इस टाइप का कन्वर्जन आता है तो क्या करना होता है? 120 को सीधे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि 5/18 कहाँ से आया? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में 5/18 ही आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो 6 से कर सकते हैं, सो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 20, 25 जा 100/3, 100/3 सही है आंसर। इतना ही मिलेगा आपको, 33.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन नेक्स्ट 30 मिनट्स इट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन। ओके बेटा देखो, 1 आवर में 120 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 30 मिनट्स में कितना ट्रैवल करना चाहिए? 60 किलोमीटर फॉर यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन यहां बोला 30 किलोमीटर। सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। आंसर है आपका ए एंड सी। कहां पे है? यानी सेकेंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कहीं पे है? ये रहा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 300 मीटर इन 15 सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इन किलोमीटर पर आवर? अगेन कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। फटाफट से पॉज दिस वीडियो और आंसर बताओ मुझे जल्दी से। आई होप यू हैव गिवन द आंसर, ठीक है। अब मैं वेट नहीं करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पॉज दिस वीडियो एंड देन सॉल्व, ठीक है। चलो करके देखते हैं फटाफट से। सो आपका स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 300 मीटर अपॉन टाइम इज 15 सेकेंड, राइट। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो पहले यहीं पे कर लेते हैं। मीटर से किलोमीटर यानी बिगर यूनिट, तो डिवीजन होगा। तो यहां पर इस टाइम पे 1000 नीचे आएगा और 3600 ऊपर जाएगा, राइट। मैंने क्या बताया था? सीधे 300/15 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी 18 ऊपर होगा, 5 नीचे होगा, राइट। अब करो सॉल्व। सो 15 2 जा 30, 20 हो गया, 5 4 जा 20 है ना, एंड 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर कहां पर है? सी, दिस वन इज द आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। A student is jogging in the park and covers a total distance of 600 meter. In the first 200 meter, the student runs with a speed of 4 meter per second. In next 200 meter, the student runs with the speed of 2 meter per second. इस टाइप का कुछ सिमिलर क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको समझने में बच्चों को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, इसीलिए मैंने उसका दूसरा वर्जन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। क्या करना होता है बेटा? ऐसा क्वेश्चन 3 मार्कर में आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टूडेंट इज जॉगिंग इन द पार्क एंड कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर, तो पहले बना लो। सो टोटल डिस्टेंस इज 600 मीटर। इन द फर्स्ट 200 मीटर, फर्स्ट 200 मीटर, भाई 200 मीटर का डिवीजन निकालो पहले। तो फर्स्ट 200 मीटर डिस्टेंस मिल गया आपको, D1 200 मीटर। द स्टूडेंट रन्स विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सो आपको स्पीड 1 मिल गई, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट 200 मीटर द स्टूडेंट रन्स विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट अगर D2 लोगे तो फिर से 200 मीटर, लेकिन इस बार स्पीड कितनी है? S2 2 मीटर पर सेकेंड।
ओके, नेक्स्ट, इफ द स्टूडेंट वांट्स टू कंप्लीट द एंटायर 600 मीटर इन 200 सेकेंड, एंटायर जर्नी की बात कर रहे हैं, एंटायर 600 मीटर इन 200 सेकेंड। सो ये एंटायर डिस्टेंस d है, और अगर टोटल t देख लो, कैपिटल T लिया हुआ है, ठीक है, कितना है 200 सेकेंड। आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। What should be the speed during the last 200 मीटर? ओके, सो लास्ट यानी D3 200 मीटर है, लेकिन स्पीड यहां बोला फाइंड आउट करो। सो अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस तो है, टाइम चाहिए आपको, T3 निकाल लो। T3 कहां से मिलेगा? T3 यहां से मिलेगा, पहले आप T1 निकालो यहां पर, फिर सॉरी T1 यहां निकालो, T2 यहां निकाल लो, ठीक है। करें अभी फटाफट से, चलो फटाफट जल्दी से, मुझसे पहले आंसर टेल मी इन द कमेंट्स। चलो, सो T1 निकालना है। सो T1 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन S1, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अभी टाइम को ऊपर लेके तो स्पीड डिनोमीटर में आ जाएगा। सॉल्व इट। सो D आ गया आपका 200 अपॉन T1 S1, S1 है आपका 4, सो दिस विल बी 4 5 20, 50 सेकेंड। T1 मिल गया। सिमिलरली T2 इज इक्वल्स टू, सीधे रख लेते हैं, 200 अपॉन स्पीड कितना है 2, सो 100 सेकेंड। क्लियर? T1 मिल गया, T2 मिल गया, टोटल टाइम आपका पता है 200 सेकेंड, तो T3 निकाल लो, है ना। सो कैसे निकालेंगे? T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3, ये मिला के कितना हो गया? T1 इज 50 एंड T2 इज 100, सो 150 प्लस T3, और ये है आपका 200, सो T3 इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड, है ना। माइनस करोगे तो 50 सेकेंड मिलेगा। अब बस निकाल लो आप S3 अपना स्पीड। सो S3 इज इक्वल्स टू D3 अपॉन T3, और D3 आपका है 200 और टाइम आपके पास है 50, सो दिस विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। कहां पर है आंसर आपका? ये रहा। बेटा इतना लंबा क्वेश्चन MCQ में नहीं आता है, ये क्वेश्चन यहां पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए लिया गया है, ठीक है। चलो, moving ahead, question number 9. Which of the following doesn't happen in the stomach? This is from chapter number 9, life process in animals. ठीक है, चलो, stomach very very important, यहां से पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा आपका। देखो, secretion of digestive juices होता है स्टमक में, secretion of digestive juices होता है, so true, ये होता है। यहाँ पे क्या पूछा? doesn't happen, जो नहीं होता। killing of germs and bacterias, yes, HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में, जिस उसका रोल क्या है? किलिंग ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, नो बेटा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च डजंट टेक प्लेस इन द स्टमक, माउथ में होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और बचा खुचा सारा इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो दिस डजंट हैपन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यस, द ओनली द न्यूट्रिएंट दैट गेट्स डाइजेस्टेड इन द स्टमक इज प्रोटीन, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा C। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा चैप्टर 9 में से मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है, बिकॉज इसका बी एग्जाम रेडी सीरीज का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सो यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो फॉर चैप्टर नंबर 9, ठीक है। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड, ओके। एल्कोहल मेक्स द लीफ कलरलेस बाय डिसॉल्विंग क्लोरोफिल, यस। जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं लीफ में तो क्या प्रोसेस है? पहले उसको वाटर में बॉईल किया जाता है, फिर एल्कोहल में डिप करते हैं ना। क्यों करते हैं? बिकॉज एल्कोहल कैन डिजॉल्व द क्लोरोफिल, ग्रीन कलर, तो वो कलरलेस हो जाता है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, कॉस्टिक सोडा, व्हाट इज कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा कहाँ पढ़ा था हमने? ये हमने पढ़ा था व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें उस एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है इसका, ये सब पता होना चाहिए। सो कॉस्टिक सोडा कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यस दिस इज ट्रू। इसी के लिए वो जार के अंदर कॉस्टिक सोडा रखते हैं ना, सो दैट जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगा वो। सो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना अगर हम प्लांट को सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, है ना। सो इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। नो, ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब करता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता तो ट्रू है। नेक्स्ट, लाइम वाटर एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। लाइम वाटर, बेटा लाइम वाटर, ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइम वाटर होता क्या है पता है? क्या होता है लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने वाला पानी बेसिकली। सो लाइम वाटर, उसका रोल क्या है? इट एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो मिल्की टर्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अगेन कोई रोल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही रोल है।
Lime water indicates the presence of carbon dioxide. Yes. How? By turning milky. So this is true. ये wrong है. So first and fourth कहाँ पर है? ये रहा. C is the answer. ठीक है. Next question number 11. Which of the following statements about the life process in plants is correct? Okay. Life processes. Plants and animals carry out respiration by the same chemical process inside their cell. रेस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, है ना. और ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सारे के सारे एनिमल्स में सेम, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होती है सेल के अंदर. ठीक है, सेम होती है, बट जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो अलग अलग होती है. तो यहां पूछा हुआ है कैरी आउट बाय द सेम केमिकल रिएक्शन इनसाइड देयर सेल. सो दिस इज ट्रू, राइट. दोनों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, दोनों में ये रिएक्शन सेम होती है सेल के अंदर रेस्पिरेशन की. ट्रू. प्लांट्स टेक इन बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू. कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? जब उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है. ऑक्सीजन कब अंदर लेते हैं? जब उनको रेस्पिरेशन करना होता है ना. सो दिस इज अगेन ट्रू. प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन ओनली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? नो बेटा, रेस्पिरेशन में तो इनटेक होता है ऑक्सीजन का, जिससे कि फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सके. तो उस टाइम पे रिलीज क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है ना. सो दिस इज रॉन्ग. फ्लोएम इन प्लांट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. रॉन्ग. Phloem, phloem for food. Phloem is responsible for the transport of food, right? So not water. Again wrong. So first and second का है ये correct one. ठीक है. Next question number 12. An object forms a faint shadow when? Okay. Faint shadow कब बनती है? faint shadow? The object is opaque and does not allow light to pass through it. बेटा अगर opaque object होगा तो उस टाइम पे डार्क शैडो बनेगी. क्यों? क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी लाइट को पास ही नहीं करता है ना, वो पूरी की पूरी लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो बिल्कुल डार्क शैडो बनती है. लेकिन फेंट शैडो अगर बनी, इसका मतलब थोड़ी बहुत लाइट पास हो रही है ऑब्जेक्ट से. तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ट्रांसल्यूसेंट होगा, है ना. देखो, द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसल्यूसेंट, ऑब्जेक्ट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट. करेक्ट, दिस इज द वन. ऑब्जेक्ट इज ओपेक एंड डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. सेम ही है. तो all the light passes through the object? No. B is the answer. ठीक है. Next one, question number 13. The image formed by a pinhole camera is. बेटा pinhole camera पे question again mandatory वाला है, कहीं ना कहीं दिखेगा आपको. ठीक है. So image formed by a pinhole camera is bigger in size when the distance between the object and the pinhole camera is reduced. ये pinhole camera की एक्टिविटी मैंने वन शॉट में प्रॉपर करके दिखाई थी. जब pinhole camera ऑब्जेक्ट के पास होता है तो इमेज का साइज बड़ा होता है. जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे तो जो साइज है वो छोटा होता रहेगा. ठीक है. सो दिस इज ट्रू. इज ऑलवेज इन्वर्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस. अगेन ट्रू. बेटा पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है हमेशा वो उल्टी ही होती है. ठीक है, इन्वर्टेड ही होती है. इन्वर्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार बट इरेक्ट नहीं, इरेक्ट तो होती ही नहीं है. नो. द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज ब्लैकिश ग्रे तो शैडो होती है, इमेज तो नहीं होती. सो रॉन्ग. सो आपका है फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है? ए. This is the answer. Correct. Next one, question number 14. Which of the following statement is not true about periscope and kaleidoscope? These are the devices which are based on reflection of the light. Correct. देखो, both the devices work on the reflection of light. ये तो मैंने बता ही दिया. True है. Both needs 3 pair of mirrors aligned at different angles. 3 pairs of mirrors? No. बेटा kaleidoscope में 3 pair चाहिए होते हैं, है ना, वो एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं. यस, लेकिन पेरिस्कोप में जरूरी नहीं है 3 पेयर, यहाँ पे 2 पेयर से भी काम चल जाता है. और पेरिस्कोप का डायग्राम अगेन इंपॉर्टेंट है ना. यहाँ पर जो पेरिस्कोप होता है वो इस जेड शेप का होता है और इसमें जो मिरर होते हैं वो यहाँ लगते हैं ऐसे एट 45 डिग्री एंगल, है ना, विद दिस कार्डबोर्ड. करेक्ट. सो यहाँ पे 2 मिरर्स का काम है, 3 का नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, द पेरिस्कोप इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट. करेक्ट है. जो हमको नहीं दिखाई दे रहा होता, हमारी साइट से दूर है या फिर बियॉन्ड है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं. लेट्स से यू आर हियर, ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपकी साइट से दूर है, तो आप इसका यूज कर सकते हो उसको देखने के लिए. अगेन ट्रू. अ कलाइडोस्कोप इज यूज्ड बाय डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो हियर बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द शैडो एंड द इमेजेस। बेटा शैडो और इमेज के बीच में अगेन पूरा का पूरा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इमेज एंड शैडोज बोथ आर फॉर्म्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ट्रू, डार्कनेस में तो कुछ भी नहीं पता पड़ता है ना तो इमेज दिखाई देती है ना तो शैडो, सो लाइट तो चाहिए, करेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ शैडो एंड इमेज टू फॉर्म। ऑफ कोर्स, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो किसका शैडो बनेगी, किसकी इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट तो मैंडेटरी है, अगेन ट्रू। शैडो वेरी इन साइज बट इमेज इज ऑलवेज सेम एज द ऑब्जेक्ट। शैडो वेरी करता है साइज में, वो तो पता ही है, लेकिन इमेज हमेशा क्या सेम रहती है? ऑफ कोर्स नॉट। अभी पिनहोल कैमरा वाली देख लिया था हमने, है ना। सो इमेज जरूरी नहीं है कि सेम रहेगी, प्लेन मिरर में सेम रहती है लेकिन वैसे चेंज हो सकती है। सो दिस इज रॉन्ग। बोथ शैडो एंड इमेज कैन डिफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन साइज, दिस इज ट्रू। सो पूछा क्या हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू तो 3 है, नॉट ट्रू होगा, है ना, नॉट ट्रू अबाउट द शैडो एंड इमेज, सो थर्ड इज द आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। समर सॉलिस्टिस, ये क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ चैप्टर नंबर 12 से, ठीक है। सो समर सॉलिस्टिस, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन जून। ट्रू, यस। व्हाट इज समर सॉलिस्टिस? जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है ना। सो लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट अकर्स इन जून, सो ट्रू, दिस इज ट्रू। ऑटम इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होता है? जिस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। सो ऑटम है तो इसका मतलब सितंबर में होना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो ऑटम इक्विनॉक्स 12 आवर्स डे एंड नाइट इन मार्च। मार्च में नहीं बेटा, मार्च में नहीं, मार्च में तो फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाएगा, है ना। सो दिस इज रॉन्ग। डिसम्बर, कंप्लीट डार्कनेस एट द साउथ पोल, दिस इज ट्रिकी। दिसंबर में कंप्लीट डार्कनेस एट द साउथ पोल होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? डायग्राम बनाना आना चाहिए बेटा इसका प्रॉपर। देखो दिसंबर इस साइड होता है, जून इस साइड होता है ना। सो दिसंबर में ये है आपकी अर्थ, दिस इज द टिल्टेड एक्सिस, सन यहाँ पर है, सनलाइट डायरेक्टली कहाँ फॉल होती है? सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। ये आपका इक्वेटर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट फॉल होती है, तो यहाँ पे होती है गर्मी, है ना, समर हो रहे हैं, तो ये जो एरिया होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको सनलाइट मिलेगी साउथ पोल में। तो यहां पूछा हुआ है कंप्लीट डार्कनेस एट द साउथ पोल, नो, कंप्लीट डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल। साउथ पोल में तो थ्रू आउट 6 मंथ के लिए डे होता है, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रू, डेट इज करेक्ट, 22 दिसंबर। सो आपका हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज करेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, if you are standing at north pole in June, okay, then you will see। अब नॉर्थ पोल फिर से आ गया बेटा वही कि यहाँ पे पहले तो देखो कि सन होता है कि डार्कनेस होती है, तो इससे देख लेते हैं। दिसंबर में साउथ पोल में पूरा सन था, तो जून में नॉर्थ पोल पे सन होगा, राइट। अब क्वेश्चन देखो, इफ यू आर स्टैंडिंग एट नॉर्थ पोल इन जून, इसका मतलब थ्रू आउट सन रहेगा 6 मंथ के लिए, देन व्हाट यू विल सी? Sun rising from east and setting in west, sun rising in east and setting at west। बेटा वहां तो थ्रू आउट सन है 6 मंथ के लिए, तो सेटिंग और राइजिंग तो होगी नहीं ना 6 मंथ तक, है ना, सन ऊपर ही रहेगा स्काई पे, सो दिस इज रॉन्ग। सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट एंड सेटिंग इन ईस्ट, नो, सन विल नीदर सेट और नॉट राइज, यस। ओवर द पीरियड ऑफ डे, एक दिन की बात हो रही है, पूरे 6 महीने की बात नहीं हो रही। 6 महीने में तो ऑब्वियसली राइज और सेट तो होगा, लेकिन एक दिन में तो सन विल नीदर सेट और नॉट राइज, दिस इज ट्रू। वी वोंट बी एबल टू सी द सन देयर, नो, 6 मंथ तक दिन है तो सन तो दिखाई देगा, सो सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोलर इक्लिप्स। अगेन सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स 100% गारंटेड वाला क्वेश्चन है, ये दिखेगा आपको, डायग्राम बनाना इसका आना चाहिए प्रॉपर, सिखा रखा है मैंने कैसे बनाना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, not true, which of the following statements about solar eclipse are correct? Yes, true। देखो, it occurs when earth comes between sun and the moon। आप पहले तो टेक अ पॉज और सोचो कि सोलर इक्लिप्स में होता क्या है। बेटा सोलर इक्लिप्स में हमको सन नहीं दिखाई देता, किसको? हमको, यानी अर्थ में सन नहीं दिखाई दे रहा, तो बीच में कौन आया? मून आया, राइट। सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, सो अर्थ, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, नो। It occurs when moon comes in between sun and the earth, yes। It can be seen only during the daytime, of course, yes। क्योंकि सोलर इक्लिप्स है तो पहले सन तो होना चाहिए, तभी तो उस पर एक ग्रहण लगेगा ना, सो डे टाइम, करेक्ट। It should not be viewed directly with the naked eyes।
अगेन ट्रू, ये आपको सेफ्टी मेजर्स में पढ़ाया हुआ था, डायरेक्टली नहीं देखना होता. सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पर है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी. दिस इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19. If you see the Big Dipper constellation at 7:30 p.m. today, after 2 days, you will be able to see it approximately. Similar type of question is given in NCERT. बेटा जो भी हम स्टार्स को देखते हैं, तो अगर एवरी डे वी विल कीप ऑन वॉचिंग दो स्टार्स, तो सेम टाइम पे देखेंगे थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होता है. क्यों होता है वेरिएशन? पता है ये बेटा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो अगर एक्सिस पे रोटेट करती है तो हमको लगता है कि सेम टाइम पे देखना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अर्थ रिवॉल्व भी तो कर रही है ना, राइट? अर्थ रिवॉल्व कर रही है. सो देखो हो क्या रहा है, सन ये है, सो दिस इज द लेट्स से रिवॉल्यूशन वाला एक्सिस, ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ. यहां पर मान लो कोई एक पैटर्न दिखा स्टार्स का, अभी पर्सन यहां पर है, दिस इज द पोजिशन, यहां पे दिखा. अब बोलो 24 आवर्स के बाद एग्जैक्टली क्या सेम टाइम पे 24 आवर्स के बाद यहीं पर दिखेगा, तो जब 24 आवर्स के बाद अर्थ रोटेट करके आएगी तो थोड़ा सा यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगी ना, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, राइट? सो जो ये पर्सन यहां था वो थोड़ा सा इधर पे होगा तो ही उसको दिखाई देगा, थोड़ा सा पहले दिखाई देगा. और अप्रॉक्स कितना पहले? 4 मिनट्स, ठीक है. सो नाउ टेल मी कि 2 दिन बाद अप्रोक्सीमेटली व्हाट टाइम इट विल बी. जल्दी से पॉज दिस वीडियो, टेल मी इन द कमेंट्स. आंसर कौन सा होगा? 4 मिनट्स. 7:30 से 4 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स, 8 मिनट्स पहले. तो ये है आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस? बेटा पूरे चैप्टर में हमने रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, उन दोनों के वजह से होने वाले डिफरेंट फेनोमेनन्स को पढ़ा था, है ना. तो अब इनमें से कौन सा रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता? डे एंड नाइट पैटर्न ऑन अर्थ, ये तो करता है, ये तो रोटेशन की वजह से होता है. Apparent movement of sun from east to west, again it is because of the rotation from west to east direction of earth. Next, 6-month day and 6-month night at the poles. बेटा 6-month day and 6-month night at the poles किसके वजह से हो रहा है? ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से हो रहा है अराउंड द सन विद द टिल्टेड एक्सिस, है ना. डिफरेंट सीजन में पढ़ा था हमने ये. सो दिस इज द वन जो कि डिपेंड नहीं करता, ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. बेटा रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसका रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या मतलब है? वो तो अपने ऑर्बिट पे अलग घूम रहा है ना मून, है ना, तो ये भी डिपेंड नहीं करता. सो आपका आंसर है थर्ड एंड फोर्थ. कहाँ है? ये बी. दिस इज द आंसर. क्लियर? चलो, so with this we are done with these all 20 important questions. I hope you got some clarity and you were able to check your preparation. अभी भी कोई डाउट रह गया है, so फटाफट से आके वन शॉट में देख लो, clear your doubts and then go fully prepared for your examination. एग्जाम के बाद do tell me your marks also. ठीक है? चलो, see you soon for the next session. Till then, take care and bye bye.